नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं का मतलब ही है कि आपने प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन देख लिया है, जिसमें 613 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और फॉर्म भरने की डेट दी गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्म भरने के लिए 20 दिन दिए गए हैं। इसको लेकर के इसके बाद हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, अब बचे हुए दिन कैसे यूज करने चाहिए, स्क्रीनिंग एग्जाम को लेकर के क्या होगा, विषय ही होगा या स्क्रीनिंग होगी, और या फिर स्क्रीनिंग होगी तो हम सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ें या फिर उसके साथ मेंस के अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ें। स्क्रीनिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए मतलब सभी को एक साथ साइमल्टेनियसली पढ़ें और उसके साथ अपने मेंस का सब्जेक्ट भी पढ़ें, या फिर एक एक करके विषयों को पढ़ना ठीक रहेगा, और या पहले स्क्रीनिंग पढ़ लें बाद में सब्जेक्ट पढ़ें या सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ें। इन सारी उलझनों में जब नोटिफिकेशन देखते हैं और फॉर्म भरने के बारे में सोचते हैं तो इन सारी उलझनों से दो चार होना पड़ता है। तो अब आपने जब ये देख लिया कि नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने की क्या डेट है, तो उस सब की बात करते हुए हमें तो इस बारे में जानना है कि इसकी रणनीति क्या होगी, कौन सी डेट है फॉर्म भरने की, कब तक भरना है, कब तक फीस जमा होगी। ये तो आप सब देख चुके हैं, जैसा कि इसमें 613 पदों के विज्ञापन को दिया गया है और 18 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक इस फॉर्म को भरा जाना है। उसमें संशोधन की भी डेट दी गई है, 19 से 28 नवंबर 2024 तक ये संशोधन भी कर लिया जाना है अपने अपने फॉर्म्स में, तो अगर कोई गलती होती है। अब इसको लेकर के ये संशय बना हुआ है कि क्या उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांगा जाएगा, परसेंटेज क्या मांगा जाएगा, तो इसका अभी उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन एक बड़ी स्पष्ट लाइन लिख दी गई है इसमें कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन में वर्णित शर्तों निर्देशों को भलीभांति अवलोकन करना सुनिश्चित कर लें, और इसके अलावा कोई भी चीज, कोई भी शर्त, कोई भी विज्ञापन अलग से अभी तक जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है जल्दी जारी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले सभी को ये उत्सुकता रहेगी कि आखिर शर्तें क्या हैं, तो उन शर्तों को जानने से ही हम इसे भर पाएंगे। तो ये 613 पद हैं और आपको ये पता है कि इस एग्जाम के लिए जो डेट दे दी गई है वो पहले से ही 30 अगस्त को जो हमें कैलेंडर दिया गया था उसमें मेंशन थी, और ये आपको एक बार फिर हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि इसी साइन से, जिस साइन से ये कल नोटिफिकेशन आया है, ये देखें, सचिव उत्तराखंड और सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, और इन्हीं के इस साइन से ये 30 अगस्त 2024 को ये परीक्षा कैलेंडर जो सबसे नया है अभी तक आयोग की वेबसाइट पर, वो जारी किया गया है, जिसमें 14 एग्जाम के बारे में डिटेल दी गई है, और उसमें कुछ ऐसे एग्जाम भी हैं जिनके नोटिफिकेशन इस 30 अगस्त के दिन जारी नहीं किए गए थे। अब समय के साथ साथ वो विज्ञापन जारी हो रहे हैं, और उसमें आखिरी 14 नंबर की जो परीक्षा है वो यही परीक्षा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसे देख लें, ये 14 नंबर की परीक्षा में स्पष्ट लिखा गया है कि हम माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, ये 2000 परीक्षा 2024 इसका नाम रहेगा, और ये इसमें 6 अप्रैल को एग्जाम होगा। 6 अप्रैल 2025 को एग्जाम होगा, और एग्जाम के साथ साथ ब्रैकेट में लिखा गया है स्क्रीनिंग परीक्षा। ये वो मजबूत आधार हो सकता है जिससे हमारा ये संशय समाप्त हो जाए कि स्क्रीनिंग होगी कि नहीं होगी, कि केवल सब्जेक्ट बेस्ड। मांग उठाना जनप्रतिनिधियों का भी और जनता अभ्यर्थियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको पहले से घोषित करके जैसे आयोग ने रखा है, और जैसा कि पिछली बार हमने कहा था कि एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसके तहत एक समग्रता की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को प्रवक्ता स्तर पर लिए जाने की तैयारी है। तो अब वो समग्रता की जानकारी तभी स्क्रीनिंग परीक्षा से ही हो सकती है। इसी आधार पर ये जो 6 अप्रैल की डेट, अगर आप इस कैलेंडर पर विश्वास करना चाहते हैं जिसमें 6 अप्रैल को एग्जाम की डेट लिखी गई है, तो शायद हमें दोनों शब्दों पर विश्वास करना पड़ेगा। 6 अप्रैल 2025 पर भी करना पड़ेगा, तो स्क्रीनिंग परीक्षा पर भी करना पड़ेगा। इसी आधार पर मजबूती से ये कहा जा सकता है कि इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, और दावा केवल इसी आधार पर किया जा सकता है जो कैलेंडर में मेंशन है। इसलिए जो तथ्यात्मक बात हो सकती है वो यही है कि इस परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा मुख्यतः शामिल की जाएगी, ऐसा।
तो स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए जो रणनीति होनी है तो उसका अभी सिलेबस जैसा कि नोटिफिकेशन के साथ ही आ जाना चाहिए था। अभी तक तो केवल तारीखें आई हैं फॉर्म भरने की, लेकिन स्पष्ट सिलेबस के साथ जो भी विज्ञापन की विस्तृत जानकारी होगी जल्दी ही शायद आ जाएगी और उसके अनुसार हमें तैयारी करनी होगी। लेकिन पिछली स्क्रीनिंग की जहां तक हम बात करें तो उसमें बड़ा स्पष्ट आप लोगों की जानकारी में भी है कि 150 नंबर की उसमें तैयारी बताई गई थी और 150 नंबर की वो तैयारी कुछ इस तरह से थी, ये आप पहले से जानते हैं। 40 नंबर की उसमें पेडागोजी पूछी गई थी, ये 40 नंबर की पेडागोजी, और 35 नंबर का जीएस पूछा गया था। उसके अलावा 30 नंबर की उत्तराखंड पूछी गई थी और 25 मार्क्स का मैथ एंड रीजनिंग पूछा गया था और उसके अलावा लास्ट 20 मार्क्स की हिंदी पूछी गई थी। तो ये कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का जो ये टेस्ट हुआ था, इस पर विस्तृत बातचीत हम पिछली बार कर चुके हैं। हम इसी को आधार मानते हुए तैयारी करेंगे और इसमें जब देखेंगे तो पेडागोजी तो उतनी विस्तृत नहीं है जितनी एलटी में थी, लेकिन फिर भी उसका एक सिलेबस है और उसमें से काफ़ी चीज़ें एलटी से अलग हैं। और जीएस देखेंगे तो जीएस बहुत वास्ट दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर भी है, उत्तराखंड भी है, करंट अफेयर भी है, साइंस भी है और बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स भी शामिल है और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी शामिल है और ट्रेडिशनल चीज़ें भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा सिलेबस इसका है और एक बड़ा सिलेबस, उत्तराखंड की सारी जानकारी, समस्त चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो ये एक बड़ी तैयारी की डिमांड करता है, जैसे कि पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस का जो सिलेबस होता है, जो लोग प्रायः उसकी तैयारी करते हैं उनकी ये चीज़ें ठीक हैं और अगर नहीं भी हैं तो उन्हें ठीक करनी पड़ेंगी। और मैथ रीजनिंग जो यहाँ 25 नंबर की है, इसमें भी बहुत सिलेबस में दिया गया है। मतलब इसे कमज़ोर छोड़ने के बाद हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मेरिट में आसानी से हम आ जाएंगे। इसकी बहुत सरल चीज़ें ही सही लेकिन जाननी ज़रूरी होंगी। तो मैथ रीजनिंग को लेकर के भी एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए और हिंदी को लेकर भी, पेडागोजी को लेकर भी। अब इसमें इतनी वास्ट चीज़ें और उसमें भी अलग अलग चीज़ें दी गई हैं अंदर। जैसे इसमें मैंने आपसे कहा कि करंट अफेयर से लेकर के सारी चीज़ें, साइंस टेक से लेकर के कंप्यूटर से लेकर सारी बातें जीएस में, और उत्तराखंड में उत्तराखंड की भौतिक स्वरूप से लेकर के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे से लेकर हिस्ट्री से लेकर कल्चर तक की सारी बातें, और उसमें खनिज और उद्योग और यातायात तक की सारी चीज़ें, तो उनको भी देखना हमारी जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं कि आप ये सब नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, पर वो जो दुविधा आपके मन में आ जाती है ना कि हमें मेंस का भी तो सब्जेक्ट देना होगा, तो अभी जो यहाँ से लेकर के 6 अप्रैल तक का समय बचा है उसके लिए क्या साइमल्टेनियसली हम अपने सब्जेक्ट को भी चलाएं या फिर इस स्क्रीनिंग की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इस बारे में कुछ भी किसी को ऐसा बताना कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, बहुत समझदारी तो नहीं होगी, लेकिन जो लोग ये परीक्षाओं में सफलताएं हासिल करते हैं उनके पास अपनी रणनीतियां होती हैं, उनके पास अपनी एक सेट आदतों का पैटर्न होता है। तो आदतों का पैटर्न हम बदल सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम कभी भविष्य नहीं बनाते, हम अपनी आदतें बनाते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। आदतों में बदलाव करेंगे तो भविष्य में स्वयं बदलाव हो जाएगा और 90% लोग जो सफलता के लिए तरसते रह जाते हैं वो अच्छी आदतें और अच्छी रणनीति बनाने में चूक जाते हैं। वो अपनी रणनीति दूसरों के हिसाब से बनाते हैं। वो बात आपको ध्यान है, वो जो कछुए और खरगोश की दौड़ आप देखा करते थे और कछुए की जीत देखा करते थे, कहानी हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन दौड़ को तेजी से शुरू करना और दूसरे को पछाड़ लेने की चाह रखना, ये हर खरगोश की आदत होती है। लेकिन साइलेंटली लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ को जीत जाना, ये कछुए का स्वभाव होता है। हम जीत के लिए दौड़ें, न कि दूसरों को शुरुआत में पछाड़ने के लिए दौड़ें। ये आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस भी हो सकता है और आपकी रणनीति को दिशा देने वाला भी हो सकता है। हर किसी की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन एक रणनीति जो आपको आगे काम करने में मदद करेगी वो ये कि हम यदि चाहें कि एक दिन में जीएस में
इकोनॉमिक्स भी पढ़ें, ज्योग्राफी भी पढ़ें और साइंस भी पढ़ें और हिस्ट्री भी पढ़ें, उसी के साथ हम उसमें एक हिस्से में पेडागोजी का भी एक टॉपिक पढ़ें और उसी के साथ उत्तराखंड का भी एक टॉपिक पढ़ें और मैथ में भी एक टॉपिक पढ़ें, रीजनिंग में भी एक टॉपिक पढ़ें, हिंदी में भी एक टॉपिक पढ़ें, तो मोटे तौर पर ये 6-7 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। 6-7 सब्जेक्ट्स में ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, 6-7 सब्जेक्ट में अगर हम आधा घंटा भी हर विषय को दें तो ये होगा कि हम आधे घंटे में कुछ एक हिस्से को समझ पाएंगे। और हो सकता है 1 घंटा दें तो सातों चीज़ों को समझने के लिए 7 घंटे हम जब देना चाहें, यदि संभव हो तो 7 में 1-1 घंटे में हम एक कंप्लीट टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं, ऐसा आपको भी लगता होगा। उदाहरण के लिए समझ लें, अगर हम मैथ में प्रतिशत समझ रहे हैं या लाभ हानि समझ रहे हैं और हम एक वो घटतोली करने वाले दुकानदार के विषय में जो प्रश्न आता है उसे समझ रहे हैं, तो आज हम लाभ हानि में उसे समझ पाएंगे या उसके अलावा एक और कंसेप्ट को समझ पाएंगे। पर लाभ हानि हम पूरे 1 घंटे में कर लें, मतलब जिसने नहीं सीखा उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। और हम सोचें कि अगले 1 घंटे में हम पेडागोजी में मूल्यों की बात करें, मूल्य वाले जो चैप्टर दिया गया है, मूल्यों की आवश्यकता और अनुशासन निर्माण में मूल्य की भूमिका, ये जो हो सकता है अगले 1 घंटे में उसे समझ लें और अगले 1 घंटे में हम हिंदी में व्यंजन संधि के नियम समझ लें और अगले 1 घंटे में हम उत्तराखंड का इतिहास, कुनिंद वंश के बारे में समझ लें और अगले 1 घंटे में हम जीएस में से कुछ साइंस या साइंस टेक या प्रमुख रोग और उनके कारणों को समझ लें और फिर अगले दिन इसी को कंटिन्यू करें, शायद ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाला हो सकता है। और एक सतर्क और समझदार व्यक्ति की रणनीति, जो मैं आपको कह रहा हूं कि कछुआ अपनी रणनीति से दौड़ता है और खरगोश अपनी रणनीति से पिछड़ जाता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट दौड़ करके हमें किसी को दिखाना नहीं है, बल्कि हमें लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य तक, जो अपने करियर के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इन 613 पदों में से, हमें वहां तक पहुंचना है, न कि हमें किसी को पछाड़ना है, हमें रिजल्ट लेना है। तो उसके लिए एक सटीक रणनीति यह हो सकती है कि हम अभी से कोई 2 सब्जेक्ट, वो जीएस के भी हो सकते हैं, अधिकतम 2, वैसे 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 से ऊपर जाना बहुत ज़्यादा रणनीति बनाने में कुशलता नहीं देगा या हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा। उदाहरण के लिए जो बात अभी मैंने आपसे कही, मान लीजिए हम व्यंजन संधि का एक नियम आज सीखें, एक कल सीखें, एक परसों सीखें और उसके साथ हम मैथ का परसेंटेज भी सीखें और उसके साथ पेडागोजी में राधा कृष्णन आयोग को भी समझें और उसके साथ कुछ रोग को भी याद करें, तो शायद ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। बजाय इसके कि एक दिन में 3 घंटे हम साइंस के पूरे उस चैप्टर को समझ लें जिसमें रोग और संबंधित चीज़ें दी गई हैं या विटामिन और उससे संबंधित चीज़ें दी गई हैं, जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए इस पूरे चैप्टर में अब कुछ भी शेष मेरे लिए नहीं रहा। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, हर रोज हर चीज को पढ़ने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इसी तरह से अपने आप को सारी चीज़ों में एक साथ उलझा देंगे, मेंस के सब्जेक्ट में भी, जीएस में भी, साइंस में भी और ये उत्तराखंड में भी, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, तो शायद हम पढ़ेंगे भी, तैयारी भी करेंगे, कॉपियाँ भी तैयार होंगी, नोट्स भी बनेंगे, लेकिन एक चीज़ जो पीछे रह जाएगी वो होगा हमारा आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास जब डोलता है तो परीक्षा, जब निर्णायक युद्ध होता है तो परीक्षा में सफलता चूक जाती है। इसलिए हमें आत्मविश्वास से तैयारी करनी चाहिए होगी। और आपने सुना है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हमें मन को मजबूत करते हुए, और मन को मजबूत कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने कहा, आदतों को सुधार के, हर रोज हर पल जो हम आदत बना रहे हैं, हम हर रोज जो अपना काम कर रहे हैं, और वो काम ऐसा होना चाहिए विदाउट एनी कंपैरिजन। कभी कछुए ने खरगोश से अपने आप को कंपेयर नहीं किया, और ये दौड़ जीतने की रणनीति हो सकती है। तो इन सारी बातों से आपको मदद मिलेगी ऐसी उम्मीद है। और आप अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो ऐप पर अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऐप का, वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहाँ हम अपनी रणनीति के तहत उस सारे की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये स्क्रीनिंग परीक्षा में आपको मदद करेगा। और आगे चल के उसमें सब्जेक्ट्स भी होंगे, लेकिन फिलहाल जिस परीक्षा की चुनौती आपके सामने खड़ी है उसका पूरा कोर्स वहाँ उपलब्ध है। आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करें। ये आपके जीवन को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, और आपके परिवार में अपने
आपकी छवि को निर्मित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है और आपके आसपास लोग आपको आइडियल की तरह फॉलो करें, ये आइडियल बनने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए कौन सी रणनीति आपके लिए सटीक हो सकती है वो तय करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारी हमारी थी कि एक अच्छी रणनीति यह भी हो सकती है कि हम सीमित 1 या 2 सब्जेक्ट पर एक बार में काम करें और उसमें कॉन्फिडेंस हासिल करें, ये हम कह सकते थे। तो ये हमारी तरफ से रणनीति हो सकती है। आप अपनी रणनीति बेहतर कैसे बनाएं ये आपको निर्णय लेना है। और हम इसी तरह के वीडियोस या इस क्लास से संबंधित वीडियोस जो होंगी वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।